सर्वोत्तम अनुभव के लिए हम आपको हेडफोन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। गांव का घर, ज्ञानेंद्रपति। गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेहवा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गांव के घर कविता से ली गई है। इसके कवि ज्ञानेंद्रपति जी हैं। यह कविता उनके नवीनतम कविता संग्रह संशयात्मा से ली गई है, जिसमें गांव की संस्कृति सभ्यता में हुए बदलाव को दिखाते हुए कवि कहते हैं कि गांव की घर का वह दहलीज, चौखट, जहां से घर का बाहरी भाग शुरू होता है, और सहजन का वह पेड़ जिससे छुड़ाई गई गोंद का गेह, जिसका इस्तेमाल औरतें अपनी बिंदी साटने के लिए करती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्राय तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर की वह दहलीज, वह सीमा जिसके अंदर आने से पहले घर के बुजुर्गों को खासकर या जंजीर बजाकर संकेत देना होता था, प्राय उन्हें एक अदृश्य पर्दे, यह कोई पर्दा नहीं होता था, यह अदृश्य पर्दे उनकी संस्कार होती थी। उनसे ही घर की औरतों को बिना उनके नाम लिए बुलाना होता था, जिनकी तर्जनी उंगली सारे काम सहज रूप से करती थी, अर्थात घर के बड़े लोग ही घर के सारे फैसले लेते थे। अब सब कुछ बदल गया है। शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के, हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक, महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गांव की घर की वह चौखट जो शंख के चिन्ह की तरह थी, गांव के घर का जो दरवाजा होता था वो शंख की आकृति का होता था। उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत, यानी गोबर और मिट्टी से बनी दीवार पर उठौन दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाले दादा के अंगूठा का चिन्ह दूध डुबोकर दीवार पर लगाया जाता था, जिसका हिसाब महीने के अंत में किया जाता था। हमारे बचपन में ऐसा देखने को मिलता था। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, अब के बिटुआ के दहेज में टीवी भी, लालटेने हैं अब भी दिन भर आलों में कैलेंडरों से ढकी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गांव में अब वो संस्कृति नहीं रही, अब सब कुछ बदल चुका है। गांव के पंचायत में अब पंच परमेश्वर का कोई काम नहीं रहा, कोई ईमानदार नहीं है। बिजली बत्ती आ गई है लेकिन वो रहती नहीं है, अधिक तो कटी ही रहती है। बल्ब है पर उसमें रोशनी नहीं है। पहले जब बेटों की शादी होती थी तो दहेज में लालटेन मिलता था, अब टीवी ने लालटेन की जगह ले ली है। अभी भी लालटेन है घर में, लेकिन वो आलों यानी दीवार में ही बना हुआ जगह में कैलेंडरों से ढकी हुई है। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर। पट भिड़काए की आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि
रात रोशनी से ज़्यादा अंधेरे फैलाती हैं। यह हमें अंधेरे में छोड़ जाने के एहसास से भर देती हैं। लेकिन इन सभी के विपरीत कहीं दूर चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और यहाँ तक उसकी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही और ना ही उसकी रोशनी। यहाँ ना तो बिजली है और ना ही बिजली की कोई आशा। होरी चैती बिरहाल गूंगे, लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत अनगाया अनसुना। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुला तो कब का मर चुका है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवा कर कोई हाथी। रेते गए उन दांतों की जरा भी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि होरी चैती बिरहा आल्हा ये लोकगीत अब नहीं गाए जाते हैं और ना ही कहीं सुनाई देते हैं। लोकगीत की जन्मभूमि में अब एक अनसुना अनगाया शोक गीत सुनाई देता है, अर्थात सिर्फ शोरगुल ही सुनाई देती हैं। 10 कोस दूर जब शहर में सर्कस आता था तो अंधेरे को काटते हुए सर्कस की उस प्रकाश को देख गांव के सभी लोग वहां जाते थे। अब उस सर्कस का कोई नामो निशान नहीं है। गजदंतों के लिए हाथियों को मारा जा रहा है, हाथियों के दांत के लिए उनका शिकार किया जा रहा है, उनके पैरों के निशान से उनका पीछा करके उनके दांत को रेत कर निकाल लेते हैं। अपने गजदंतों को गवाकर हाथी गिरकर मर जाते हैं। लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते गंधाते अमित्र परिसर कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब जो शहर बुलावा आता है वो सर्कस देखने के लिए नहीं, अदालतों और अस्पतालों से आते हैं। इन सभी के कारण गांव की जो रीढ़ है वो झुरझुराती है।